जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार कार्यालय परिचारिका, जिसमें मैथ का 30 प्रश्न पूछा जाता है, जीके का 40 एवं हिंदी का 30 प्रश्न पूछा जाता है। यानी टोटल 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में आपको ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। दिवस से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार कार्यालय यानी बीएससी खुद कहता है कि मैं दिवस से एक प्रश्न पूछूंगा, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कभी कभी पूछ देता है 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। 29 फरवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। 3 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जयंती मनाते हैं। मतलब जिस दिन यह हम वीडियो बना रहे हैं उनका जन्म दिवस है, मतलब आज 3 दिसंबर है तो उनका जयंती है, ठीक है ना। और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है एवं 2-3 बार पूछा जा चुका प्रश्न है। इस वीडियो में जितने भी आपको प्रश्न बताएंगे वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले साल से पूछा आ रहा प्रश्न है, ठीक है ना। तो 1 मई को क्या मनाते हैं, 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। 1 मई को क्या मनाते हैं, मजदूर दिवस मनाते हैं। मान लीजिए कि ये सवाल न देके आपके एग्जाम में दे दे कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। डॉक्टर दिवस भी याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 11 जुलाई को मनाएंगे, ठीक है ना। महिला दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर जितने भी सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए संभावना है कि वो प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे में मजदूर दिवस एक हो गया, एक पर्यावरण दिवस हो गया, एक महिला दिवस हो गया, और एक 14 सितंबर जो हिंदी दिवस है, ये आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा प्रश्न है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से हम लोग खेल से देख लेते हैं। बीएससी यानी बिहार कार्यालय का जो एग्जाम होता है उसमें खेल से भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जो ओलंपिक खेल होता है वह कितने वर्षों में होता है, 4 वर्षों में एक बार होता है। जो ओलंपिक खेल, जैसे मैं आपके एग्जाम में दे देगा कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होता है, ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3, 4। तो आपको क्या पर टिक करना है, 4 वर्ष पर टिक करना है। बिल्कुल क्लियर। यहाँ से जितने भी प्रश्न बताएंगे वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। मतलब मैं एक वादा करता हूं कि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो जोश और जुनून के साथ, तो आपके एग्जाम में यही प्रश्न आएंगे। सेकंड नंबर आपका प्रश्न है कि हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में कितना खिलाड़ी होता है, तो 11 खिलाड़ी होता है। याद रखिएगा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। काफी बच्चे इनको याद नहीं रख पाते, तो इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे, यहाँ पर देखिए। अगर ये तीनों को याद करना है, हम लोग याद रखेंगे HCF। क्या याद रखेंगे, HCF में 11 खिलाड़ी होते हैं। कैसे याद रखेंगे, H से मतलब हॉकी, H से मतलब क्या, हॉकी, C से मतलब क्या, क्रिकेट, और F से मतलब क्या याद रखेंगे, फुटबॉल। HCF में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है ना। हॉकी में 11 खिलाड़ी, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी। इस ट्रिक की मदद से आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। क्लास आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे। खराब लग रहा है खराब लिखिए, जो भी दिक्कत आपको यहाँ पर आ रहा है वो कमेंट में लिखिए, मैं सुनने का जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला रिकॉर्ड किसका था, तो सचिन तेंदुलकर के पास था। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट होता है उसमें सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास था, तो सचिन तेंदुलकर के पास था। याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में कभी कभी रिपीट हो जाता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC, जैसे में आप लोग क्रिकेट बहुत देखते हैं तो कभी कभी पूछ देता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, या कभी कभी इंग्लिश में दे देता है कि ICC का मुख्यालय कहाँ है। जिन्हें बच्चों को पता नहीं चल पाता और कहते हैं कि सर ये तो पढ़ाई नहीं हुआ था, तो यही सब सवाल रहता है, ठीक है ना। जैसे में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को हम लोग कभी ICC भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसका मुख्यालय कहाँ में है, दुबई में है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से अच्छे से देख लेंगे, यहाँ से सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने का संभावना है, ठीक है। सेकंड
नंबर आपका प्रश्न है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले सालों में कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना किया गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य कृषि को बढ़ावा देना था। कृषि को क्या करना था? बढ़ावा देना था, याद रखेंगे। ठीक है ना। और यह जो हुआ था 1951 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। पंचवर्षीय योजना जो होता है आपको 5 साल का एक योजना होता है। ठीक है, जैसे में 1951 से 1956 भारत का पहला पंचवर्षीय योजना का समय का कार्यकाल था। ठीक है, 1951 से 1956। जैसे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ था? 1951 ईस्वी में। ठीक है, जो कि अभी हम आपको ऊपर बता दिए। और सबसे लास्ट आखिरी पंचवर्षीय योजना कब था? उसके बाद पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। तो आखिरी आपका था 2007 से 12 जो था वो आखिरी पंचवर्षीय योजना था। उसके बाद पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छे से समझ में आया कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाया गया था वह किस लिए बनाया गया था? तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाया गया था। जो भी पंचवर्षीय योजना बनता है वह कोई ना कोई चीज को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है। जैसे में पहला जो था वह कृषि को बढ़ावा देने के लिए था। ठीक है, चलिए 3 नंबर आपका प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो आप अच्छे से याद रखेंगे। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वह किससे है? याद रखेंगे, दूध क्रांति से, दूध उत्पादन से। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का मतलब श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो दूध उत्पादन से। ठीक है, क्लियर कीजिएगा। साथ में ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि से है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। और इसमें हम लोग जीके के 40 प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो जीके में 40 में से कम आप लोग 20 प्लस क्वेश्चन सही कर देते हो तो आपका यकीनन ही मतलब एक तरफ से विश्वास रखिए कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो कोशिश करो कि 20 प्लस प्रश्न आपका इसमें क्या हो जाए? सही हो जाए। ठीक है ना, चलिए। क्योंकि यह जो प्रश्न है यह पिछले सालों का प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो आपको लेवल पता चल जाएगा कि किस लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग देखते रहेंगे किस लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, जैसे में भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, भारत में योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था वह 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। योजना आयोग का स्थापना 1950 ईस्वी को हुआ था, याद रखेंगे, 1950 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कभी कभी ये भी सवाल कर देता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। जो योजना आयोग का जो देख रेख करने वाला जो उनका मेन सारा काम रहता है, फंड ये सब करना रहता है, वो आपका प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है ना, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग अब कर दिया गया है। ठीक है, अब योजना आयोग इसका नाम नहीं आता है, अब इसका नाम क्या आता है? नीति आयोग आता है। क्या आता है? नीति आयोग आता है। और यह नाम कब चेंज किया गया था? तो 2015 ईस्वी में यह नाम चेंज किया गया था। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब कर दिया गया था? 2015 ईस्वी में, याद रखेंगे। जैसे में कभी कभी पूछ देता है कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो आपको कब? 2015 में उसका नाम चेंज किया गया था, तो 2015 में नीति आयोग का स्थापना हुआ था। क्लियर, याद रखिएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए 5 नंबर आपका प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा? जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा पुस्तक लिखा गया है ये चारों में से कौन सा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक है? तो हम एक एक करके सारे प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। हु वेयर द सुद्रास मतलब, ठीक है ना, ये आपका भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक है जो कि आप क्लास 10th में हिंदी पढ़े होंगे, तो उसमें यह फर्स्ट चैप्टर में ही आपका है, हु वेयर द सुद्रास। ठीक है ना, और यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे में भीमराव अंबेडकर से भी 1-2 प्रश्न कभी कभी पूछ देता है। जैसे में संविधान से प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें भीमराव अंबेडकर से प्रश्न डाल देता है। जैसे में संविधान का जनक किनको कहा जाता है? संविधान को जनक किनको कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं तो भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? संविधान का जनक कहा जाता है। आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे में कभी कभी हो जाता है कि जैसे में इनका पूछ देता है कि जन्म कहाँ हुआ था, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू एक जगह का नाम है जो कि कहाँ में है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा।
महू कहाँ में हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। यह चैनल आपका दोस्त आपका साथी है, मतलब जब तक आपका परीक्षा एग्जाम नहीं खत्म हो जाएगा रोजाना आपको इस चैनल पर क्लासेज मिलेगा, इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको रोजाना ऐसे ही क्लास मिले तो चैनल को लाइक कर लीजिए और क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। यह सब आपके ऊपर निर्भर है। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो जरूर कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपका फायदा ही होगा, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर आपका प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ठीक है, गांधी जी का जो है वह पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ये सब अब आपका संभावित प्रश्न है, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम में आने वाला ऐसे संभावित प्रश्न है जो चुना गया है, लगभग ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने का संभावना है, ठीक है ना। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो चंपारण में हुआ था, चंपारण में हुआ था। कब हुआ था पूरी डेट की बात करेंगे तो 1917 ईस्वी में हुआ था। 1917 ईस्वी में गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था बिहार में, ठीक है ना। और यह भारत में पहला सत्याग्रह था गांधी जी का, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी को। और गांधी जी को किसने मतलब अब बिहार में यह सत्याग्रह करने के लिए बुलाया था, चंपारण सत्याग्रह? तो उस व्यक्ति का नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा राजकुमार शुक्ला। उस व्यक्ति का क्या नाम था? राजकुमार शुक्ला उस व्यक्ति का नाम था जो गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह करने के लिए बुलाया था, ठीक है, 1917 ईस्वी में। याद रखेंगे, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, किस विटामिन की कमी से रात्रि अंधता होती है? रात्रि अंधता का मतलब आपको रात में नहीं दिखाई देता है, किस विटामिन की कमी से? ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से आपको क्या होता है? रतौंधी होता है। रतौंधी का मतलब रात में आपको नहीं दिखाई देगा, रात में आपको नहीं दिखाई देगा। विटामिन ए की कमी से अगर आपको नहीं दिखाई देता है तो आप हरा चीज खाइए, जैसे हरा सब्जी हो गया, पालक हो गया, ये सब चीज, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो कलकत्ता जो हाई कोर्ट है, कलकत्ता उच्च न्यायालय है, वह भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। और अभी तक आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ग्रुप में जुड़ जाइए, जब क्लास होगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। अगर टेलीग्राम भी चलाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 93345171, इस पर आपको हाई लिखकर मैसेज करना है, ठीक है। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे, इस पर हाई लिखकर मैसेज करेंगे तो इधर से ग्रुप का लिंक जाएगा, जिस पर क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। बस इतना ही करना है, फिलहाल अभी स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए क्योंकि क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें अगर यह प्रश्न छोड़ देंगे तो काफी पछताएंगे आप, ठीक है ना। चलिए, और आपको 40 में से कितना प्रश्न सही करना है पता है ना? 20 प्लस प्रश्न को सही करना है, ठीक है। चलिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा, प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, याद रखेंगे। और कभी कभी पूछ देता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। युद्ध से भी आपके एग्जाम में कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। और देखिए कभी कभी क्या प्रश्न पूछता है ये भी देख लीजिए। जैसे में एक पूछ देता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में, ठीक है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। याद रखेंगे, ये 3-4 जो आपको बताए ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए 7-10 नंबर आपका प्रश्न है कि गंगोत्री ग्लेशियर किस पर्वत पर स्थित है? जो गंगोत्री ग्लेशियर है वह किस पर्वत पर स्थित है? ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यह गंगोत्री पर्वत पर स्थित है। किस पर स्थित है? गंगोत्री पर्वत पर स्थित है। यानी सीधा साधा क्वेश्चन है कि गंगा नदी कहाँ से निकलता है, ठीक है ना। गंगा नदी कहाँ से निकलता है और इसका लंबाई आप लोग बताइए कि भारत में कितना है। आप इसका जवाब कमेंट में देंगे, ठीक है ना। चलिए, चोल वंश का राजधानी क्या था? ये भी कभी कभी आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि चोल वंश का राजधानी क्या था। तो चोल वंश का राजधानी क्या हो जाएगा? तंजावुर हो जाएगा। तंजावुर हो जाएगा आपका। चोल वंश का राजधानी कहाँ था? तंजावुर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए,
12 नंबर आपका सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है, ठीक है ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है, मतलब इस संविधान से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और आपको बार बार यही वीडियो में हम बताते हैं कि संविधान से जितना हो सके आप प्रश्न को याद कीजिए, क्योंकि संविधान से एक दो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है, तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो सभी को एक समान अधिकार देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद जो 14 है यह सभी व्यक्ति को एक समान अधिकार देता है। आप चाहे कोई भी कास्ट से रहें, आपको सभी समान अधिकार देता है, ठीक है ना। आप अगर हम दाल रोटी खा रहे हैं तो आप भी कोई कास्ट से हैं तो दाल ही रोटी, ठीक है। ये नहीं कि आप नीची जाति से आते हैं तो नहीं खा पाएंगे, ठीक है ना। मतलब इस संविधान के हिसाब से अनुच्छेद 14 के तहत सभी को समान अधिकार है, हम सभी को समान अधिकार ही रहना चाहिए, ठीक है ना। भेदभाव किस लिए, हम सब तो इंसान ही है, ठीक है। चलिए 13 नंबर आपका प्रश्न कि सभी योजनाओं का अंतिम लक्ष्य क्या है। सभी मतलब जो भी योजना बनाया जाता है उसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है, एकदम लास्ट मिशन क्या रहता है सभी योजनाओं का, ठीक है। ये आपसे सवाल करा है तो मानव कल्याण करना रहता है। जो भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो भी जिनके उनके द्वारा योजनाएं बनाई जाती है, यही योजना रहती है कि उस योजना से सारे आदमियों को लाभ मिले, ठीक है। मतलब मानव कल्याण करना उसका अंतिम लक्ष्य रहता है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार कोई कंपनी खोल रही है तो वह मानव कल्याण के लिए खोल रही है, ठीक है ना। चलिए जैसे में सड़क बना रहे हैं तो मानव कल्याण के लिए बना रहा है, उसका जो अंतिम लक्ष्य रहता है मानव कल्याण ही करना रहता है, ठीक है ना। चलिए 14 नंबर आपका सवाल है कि कौन सा राज्य ब्लैक राइस के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक राइस के मतलब क्या हो जाएगा, काला चावल ना। काला चावल के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, ठीक है, बताइएगा, ठीक है। तो जो मणिपुर आपका है वह काला चावल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। याद रखिएगा मणिपुर जो आपका है वह काला चावल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। जैसे में कभी कभी पूछ देता है कि भारत में सबसे ज्यादा चावल की खेती कहाँ होता है, तो कहाँ में होता है, पश्चिम बंगाल में आपका सबसे ज्यादा चावल की खेती होता है, ठीक है ना। चलिए आपका 15 नंबर सवाल है कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है। वंदे मातरम जो आपका वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है वह कहाँ से लिया गया, आनंद मठ से लिया गया है कि गीतांजलि से लिया गया है, कहाँ से लिया गया, तो ये आपका आनंद मठ से ही लिया गया है। और यह एक आनंद मठ क्या है, एक पुस्तक है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। आनंद मठ जो लेखक है, मतलब आनंद मठ जो एक पुस्तक है वह किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। जो वंदे मातरम है वह भी किसके द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। चलिए 16 नंबर आपका सवाल है कि किस नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है, मतलब बंगाल का एक तरफ से शोक भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। बंगाल का शोक हम लोग किस नदी को कहते हैं, ठीक है ना। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बंगाल का दुख यानी बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। जैसे में कभी कभी बिहार से भी पूछ देता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बिहार का शोक हम लोग कोसी नदी को कहते हैं। कौन सा नदी को कहते हैं, कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर बंगाल का शोक पूछ रहा है तो दामोदर नदी को कहेंगे। कौन सा नदी को कहेंगे, दामोदर नदी, बी ऑप्शन वाला, ठीक है। चलिए डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है, ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो जो डबल फॉल्ट है वह आपका टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। ऊपर हम आपको खेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिए थे, आप उसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। चलिए 18 नंबर आपका सवाल है कि नील विद्रोह कब हुआ था। जो नील विद्रोह हुआ था वह कब हुआ था, तो 1859 से 60 ईस्वी के बीच आपका नील विद्रोह हुआ था, ठीक है। नील विद्रोह कब हुआ था, 1859 से 60 ईस्वी के बीच हुआ था। ऐसे बिहार में जो नील आंदोलन कहा जाता है वह 1917 ईस्वी से कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नील विद्रोह पूछ रहा है तो आप 1859 से 60 को सही करेंगे, ठीक है। चलिए 19 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कभी कभी बड़ा पूछ देता है, कभी कभी छोटा पूछ देता है, ठीक है ना। तो आप उसको याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और सबसे पहला पूछेगा तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा, जो कि आपका कहाँ में है, उत्तराखंड में है। कहाँ में है, ये आपका उत्तराखंड में है, याद रखेंगे, ठीक है। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। चलिए 20 नंबर आपका सवाल है कि भारत में जनगणना किस मंत्रालय के तहत होता है, ठीक है ना। अभी जो 2026 वाला जनगणना हो रहा है वह मार्च 2026 से लेकर 2027 तक आपका जनगणना जारी कर दिया गया है, ठीक है ना, कि पूरे भारत में मार्च से लेकर 2026 से 27 तक जनगणना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न था, आप इसको देख लेंगे। तो यह आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। भारत में जो जनगणना होता है वह गृह मंत्रालय, जो भी गृह मंत्री है वह इनको देखेंगे, ठीक है ना। चलिए 21 नंबर आपका सवाल है कि इंटरनेट में www का पूरा नाम क्या होता है। www का पूरा नाम क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड ये वाला ना, वर्ल्ड वाइड वेब वाला, ठीक है ना, बी वाला ये वाला होगा, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड वेब वाला होगा, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है ना। इसी में मतलब हो सकता है आप गड़बड़ कर देंगे, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा, बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। आपको हर एक वीडियो में बताते हैं कि पूरा नाम से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था, तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था। बनाया किसने था, कुमार गुप्त ने बनाया था, कुमार गुप्त ने बनाया था, ठीक है। बनाया किसने था, कुमार गुप्त ने बनाया था। जलाया किसने था, बख्तियार खिलजी ने बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका बिहार में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस धातु को नहीं जानते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वह किस धातु को नहीं जानते थे, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो लोहा को नहीं जानते थे, उस समय तांबा का सबसे ज्यादा प्रचलन था, ठीक है ना। लोहा को लोग नहीं जानते थे। यहाँ पर सी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, ठीक है। आपको ऊपर बता दें कि बड़ा छोटा से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। तो भारत में सबसे छोटा बड़ा बंदरगाह पूछ रहा है ना, तो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। कांडला बंदरगाह भी कभी कभी पूछ देता है, तो आप इसको देख लेंगे अच्छा से, ठीक है। चलिए किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं, तो मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 26 नंबर आपका सवाल है कि पंचशील सिद्धांत भारत और किस देश के बीच हुआ था। तो जो पंचशील समझौता हुआ था वह आपका भारत और चीन के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, भारत और चीन के बीच हुआ था। 27 नंबर आपका प्रश्न है सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। सबसे बड़ा मतलब अभी भी वह पाया जाता है कौन सा पक्षी है, तो कौन सा हो जाएगा आपके हिसाब से। तो ऑप्शन भी दिया हुआ है शुतुरमुर्ग, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा अंडा होता है, ठीक है। चलिए 28 नंबर आपका प्रश्न कि फाइबर ऑप्टिक किस पर आधारित है, ठीक है। जो फाइबर ऑप्टिक होता है वह किस पर आधारित होता है, तो याद रखेंगे वह आपका होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर स्थित होता है, ठीक है ना। यही आपका कभी कभी जीएस का प्रश्न डाल देता है। ऐसे आपके सिलेबस में जीएस नहीं रहता है, लेकिन ऐसा कभी कभी डाल देता है, ठीक है ना। चलिए 29 नंबर आपका प्रश्न है कि किस स्थान को भारत की कोयले का राजधानी कहा जाता है। किस स्थान को भारत की कोयले का राजधानी कहा जाता है, तो सभी को पता है झारखंड में कोयला सबसे ज्यादा होता है भारत में। तो यहाँ पर झारखंड नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, धनबाद। धनबाद को कोयले का राजधानी कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर आपका प्रश्न है कि मुद्रास्फीति नियंत्रित करने वाला सर्वोत्तम तरीका कौन सा। मुद्रास्फीति नियंत्रित करने वाला सर्वोत्तम तरीका कौन सा है, ठीक है ना। ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या इसको सहेंगे, मुद्रा आपूर्ति कम करना। अगर हम लोग को पैसा बचाना है, जैसे मैं यहाँ पर वही कहने का मतलब है कि मुद्रास्फीति नियंत्रित मतलब हम लोग को पैसा बचाना है, तो हम कैसे करेंगे, तो मुद्रा की आपूर्ति कम करेंगे। मतलब जितना खर्च रहेगा उतना ही हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे में कभी कभी क्या होता है, आप लोग मार्केट में गए, जैसे में लेना है 10 रुपया का सामान, तो दुकान वाला कहती है कि ले लो ना 20 का, तो कहते हैं कि दे दो। तो वही बात है, हमको जितना का जरूरत है हम उतना का ही लेंगे, ठीक है ना। जैसे में सब्जी लेने गए 1 किलो ले लिए 2 किलो, तो वही बात है, पैसा को ज्यादा, तो वही अपना जितना जरूरत है उतना भरी हम लोग पैसा का यूज करें, ठीक है ना। चलिए
31 नंबर आपका प्रश्न कि लाल किला किस राजा ने बनवाया था। लाल किला आपका किस राजा ने बनाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा शाहजहां ने बनाया था। लाल किला किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 32 नंबर आपका सवाल है कि नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कृषि व ग्रामीण विकास से संबंधित है। ये जो नाबार्ड बैंक एक प्रकार से है, ठीक है ना, जो किसान और गांव में रहने वाले लोगों को यह ऋण देता है, पैसा देता है ब्याज पर। ठीक है ना। चलिए 33 नंबर आपका प्रश्न कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर आपका प्रश्न है कि ट्रेजरी बिल किसके द्वारा जारी किया जाता है। जो ट्रेजरी बिल होता है वह किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह आपका केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, मतलब है दिल्ली के सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है ना, जो भी केंद्र सरकार है वह जारी करेगा। वनस्पति विज्ञान का पिता किन्हें कहा जाता है, ठीक है, वनस्पति विज्ञान का पिता किन्हें कहा जाता है, तो थियोफ्रेटस को कहा जाता है। थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए किस देश को उगते सूरज का देश कहते हैं, किस देश को उगते सूरज का देश कहते हैं, तो जापान को उगते सूरज का देश कहते हैं। सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है, तो जापान में ही उगता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी, एक मिनट, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सा हो जाएगा, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सा हो जाएगा, फीमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फीमर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 38 नंबर आपका सवाल है कि आजाद हिंद फौज का स्थापना कहाँ हुआ था। ठीक है, आजाद हिंद फौज का स्थापना कहाँ हुआ था, तो सिंगापुर में हुआ था। ठीक है ना, सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का स्थापना हुआ था। ठीक है। चलिए 39 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत में अत्यधिक वर्षा कहाँ होता है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा आपका कहाँ होता है, याद रखिएगा चेरापूंजी में होता है। ठीक है ना, चेरापूंजी में होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 40 नंबर आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल मूल अधिकार कितने हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी देख लेंगे। मूल अधिकार आपका ऐसे तो 6 है। ठीक है ना, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार, ये सब कितना है, 6 है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग क्लियर कीजिएगा कि 40 में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। ठीक है ना, ईमानदारी पूर्वक बताना है। और यहाँ तक लास्ट तक क्लास देख रहे हैं उसके लिए आपको आभार है, दिल से शुक्रिया आपका करते हैं। ऐसे ही क्लास रोजाना कीजिए, आपका मेहनत जरूर रंग लाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार कमेंट कर दीजिएगा लास्ट में आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।